अगर सचमुच आपने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया है तो क्या आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। और यहाँ लिखा है, अगर आप पानी गर्म करेंगे यह भाप में बदल जाएगा। तो इस हिंदी वाक्य का सही ट्रांसलेशन क्या होगा। यहाँ पहला सेंटेंस है, इफ यू बॉयल वाटर, यानी अगर आप पानी को बॉयल करेंगे या गर्म करेंगे। इट विल टर्न टू वेपर, यानी यह भाप में बदल जाएगा। यहाँ मेरे सेंटेंस में आया विल। यहाँ दूसरा सेंटेंस है, इफ यू बॉयल वाटर, यानी अगर आप पानी को उबालेंगे या गर्म करेंगे। इट टर्न्स टू वेपर, यानी यह भाप में बदल जाएगा। अब इस सेंटेंस में मैंने विल का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से ट्रांसलेट किया है। कहने का मतलब है कि यहाँ पहले सेंटेंस में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया है, जबकि दूसरे सेंटेंस में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया या गलत। यहाँ आपका टाइम शुरू होता है। आपका टाइम खत्म हुआ। अगर आप ये कह रहे हैं कि पहला वाला सेंटेंस सही है और दूसरा वाला सेंटेंस गलत है, तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि पहला वाला सेंटेंस गलत है और दूसरा वाला सेंटेंस सही है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, तो आइए इस बात को डिटेल से समझें। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखा है ताकि आपको ये बात आसानी से समझ में आ सके। यहाँ पहला एग्जाम्पल है, अगर वर्षा होगी, यानी अगर बारिश होगी तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। ये है एक कंडीशनल सेंटेंस जिसके 2 पार्ट हैं, यानी जिसके 2 हिस्से हैं और दोनों हिस्सा फ्यूचर में है। जैसे अगर बारिश होगी, ये है पहला हिस्सा जो कि है फ्यूचर टेंस में, और यहाँ है दूसरा हिस्सा, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, और ये भी है फ्यूचर टेंस में। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का तरीका है कि जो इफ वाला हिस्सा है उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट करेंगे, यानी उसमें आप शैल या विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जबकि जो दूसरा हिस्सा है उसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की मदद से ट्रांसलेट करेंगे, यानी उसमें आप शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से मैंने इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट किया है, अगर वर्षा होगी, इफ इट रेन्स। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बना है। तो के लिए दिया जाता है कॉमा, आगे लिखा है मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, तो यहाँ मैंने लिखा है आई विल नॉट गो टू कॉलेज। यहाँ विल की जगह पर मैं शैल का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी मैं कह सकता हूँ आई शैल नॉट गो टू कॉलेज। तो जैसा कि आपने देखा कि जब आपको एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस मिले जिसका दोनों पार्ट फ्यूचर में हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए पहले हिस्से को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जबकि दूसरे हिस्से को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन अगर हम बात इस सेंटेंस की करें जहां लिखा है अगर आप पानी उबालेंगे तो यह भाप बन जाएगा, यहाँ भी इस सेंटेंस में 2 पार्ट है, यानी 2 हिस्सा है। अगर आप पानी उबालेंगे तो यह भाप बन जाएगा। इस सेंटेंस में भी 2 हिस्सा है। पहला हिस्सा है अगर आप पानी उबालेंगे और दूसरा हिस्सा है यह भाप बन जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, पहले हिस्से को ट्रांसलेट करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने किया है इफ यू बॉयल वाटर, और दूसरे हिस्से को ट्रांसलेट करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने इस सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से ट्रांसलेट नहीं किया है, बल्कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल किया है। इट टर्न्स टू वेपर, यानी यहाँ पर शैल या विल का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा क्यों? हालांकि ये सच है कि ये दोनों सेंटेंस सही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कंडीशनल सेंटेंस ऐसा है जहाँ पहला काम होने पर दूसरा काम खुद ब खुद हो जाएगा, यानी दूसरा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए दूसरे हिस्से को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट करेंगे, यानी दूसरे हिस्से में आप शैल विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा कि आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे अगर ये पहला काम होगा तो दूसरा काम खुद ब खुद हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसा कि यहाँ लिखा है अगर आप पानी उबालेंगे, यानी अगर आप सिर्फ ये काम करेंगे
अगर आप पानी उबालेंगे तो यह भाप बन जाएगा। यानी यहाँ पर आपको दो काम नहीं करना है, आप बस एक काम करेंगे और ये दूसरा काम खुद ब खुद हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को दोनों हिस्सों को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ही ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन अगर हम बात पहले सेंटेंस की करें तो अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि अगर पहला काम होगा तो दूसरा काम खुद ब खुद नहीं होगा, बल्कि उसे करना पड़ेगा। जैसे अगर बारिश होगी तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, यानी अगर ये काम होगा तो इस काम को करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने सीखा कि जब आपको एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस मिले जिसका दोनों हिस्सा फ्यूचर में हो, लेकिन अगर पहला काम होने पर दूसरा काम आपको करना पड़ेगा या किसी को करना पड़ेगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए पहले हिस्से को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे हिस्से को आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन अगर आपका सेंटेंस ऐसा है कि अगर पहला काम हुआ तो दूसरा काम खुद ब खुद हो जाएगा, यानी दूसरा काम करना नहीं पड़ेगा बल्कि वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए दोनों हिस्सों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ही ट्रांसलेट करेंगे, यानी दूसरे हिस्से में शैल या विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पहला एग्जाम्पल है, इफ यू टेल अ लाई आई विल बीट यू, यानी अगर तुम झूठ बोलोगे मैं तुमको पीटूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ अगर पहला काम होगा तो दूसरा काम ऑटोमेटिक नहीं होगा, यानी खुद ब खुद नहीं होगा, बल्कि उसे करना पड़ेगा। इसलिए इस सेंटेंस में मैंने विल का इस्तेमाल किया है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया है। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स, यानी अगर चीजों की कमी होगी, यानी अगर किसी चीज की कमी होगी, इट्स प्राइस गोज अप, तो इसका दाम बढ़ जाएगा। जैसा कि आमतौर पर आप देखते हैं, जब बाजार में किसी सामान की कमी हो जाती है, यानी डिमांड बढ़ जाता है और वो सामान बहुत कम होता है, तो इस सूरत में उसका दाम बढ़ जाता है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स, अगर चीजों की कमी हो जाएगी या शॉर्टेज हो जाएगी, इट्स प्राइस गोज अप, तो इसका दाम बढ़ जाएगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ दूसरे सेंटेंस में मैंने विल का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि अगर ये पहला काम होगा तो ये दूसरा काम खुद ब खुद हो जाएगा, यानी ये दूसरा काम करना नहीं पड़ेगा। और जब सूरत ऐसा हो कि अगर पहला काम होगा तो दूसरा काम खुद ब खुद हो जाए, यानी ऑटोमेटिक हो जाए, तो फिर आप दूसरे हिस्से में शैल या विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से इस कंसेप्ट को समझा।